तो जैसे कि मैंने आपको ये तो मेन तो बता ही दी है कि क्या विधायक होते हैं और कैसे उनको चुना जाता है, कैसे हम उनको चुनाव के माध्यम से भेजते हैं या कैसे रेफर करते हैं। तो ये सारी चीज़ तो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में ये बुक के अंदर एक स्टोरी है, वो स्टोरी हमें पढ़ लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो प्रॉपर एनसीईआरटी बेस एग्ज़ाम है। इसलिए हमें ये सारी स्टोरी भी पढ़ लेनी चाहिए एक बार, कि अगर कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो वो हमसे मिस ना हो जाए। ये पढ़ने का ये टारगेट है हमारा। एक भी टॉपिक मिस होने का मतलब है 1 मार्क्स कम हो जाना। और कई बार बच्चे क्या होते हैं, 1 मार्क्स से ही एग्ज़ाम को क्लियर करने से रह जाते हैं। इसलिए ये मिस्टेक ना हो, इसी कारण से मैं आपको ये एनसीईआरटी का चैप्टर करवा रही हूँ। वैसे जो मेन चीज़ थी इस चैप्टर की वो मैंने बता दी है स्टार्टिंग के अंदर। जो इलेक्शन सिस्टम होता है, ये कैसे इलेक्शन होते हैं उनको, तो वो मेन होता है, ये कहाँ से चुने जाते हैं, ठीक है। बाकी अब जो नेक्स्ट है वो चैप्टर में हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ है। एमएलए का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी कि विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे नीचे उदाहरण दिया हुआ है, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बंटा होता है। उदाहरण के लिए जैसे इसमें ये बता रखा है निर्वाचन, यहाँ एक मानचित्र को देखिए जिसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बंटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, कैसे राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं। राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष, यानी कि क्या होता है, इसके अंदर जितनी भी सीट होती है उन सीट में से जिसे आधे से ज्यादा मिल जाता है वो सत्ता पक्ष आ जाता है। और जिसे पूरे टोटल जो इलेक्शन होते हैं उसका 1/10% वोट मिलते हैं, उसे क्या नाम दिया जाता है, तो उसे विरोधी पक्ष का नाम दिया जाता है, यानी कि वो हमारे अपोजिट पार्टी के अंदर बैठता है। उदाहरण के लिए जैसे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के 68 जो विधायकों का निर्वाचन क्षेत्र है, यानी कि 68 का निर्वाचन किया जाता है। अब ये कहता है भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2003 का विधानसभा इलेक्शन जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है। इसीलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 43 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया। वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन जाते हैं। यानी कि अगर एक ही पार्टी को बहुमत मिलता है तो उसे पूर्ण बहुमत बोलते हैं। अगर एक किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, यानी कि कुछ सीटें कम रह जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, 2-3 दल मिलकर गठबंधन कर लेते हैं, जिसे क्या नाम दिया जाता है, गठबंधन की राजनीति का नाम दिया जाता है। और गठबंधन की राजनीति के अंदर हमें सत्ता का विकेंद्रीकृत रूप जो होता है वो ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि डिसीजन एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिए जाते हैं। वहां डिसीजन जितनी जितनी पार्टियों ने उसके अंदर सहयोग किया है सरकार बनाने में, वो सभी पार्टियां मिलकर डिसीजन लेती हैं। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विरोधी दल बन गई है, क्योंकि जैसे ये उदाहरण बताया हुआ है, ये इस उदाहरण की बात कर रहा है कि किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद में सर्वाधिक विधायक उसी के हैं। विरोधी पक्ष में अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो बहुमत जीत कर आए हैं। क्योंकि इसके अंदर देखो राजनीतिक दल हैं, जिसमें से कांग्रेस को 43 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटें, अन्य दलों को 3 सीटें हैं, निर्दलीय को 6 सीट मिली है। कुल योग इनका 68 बनता है। तो सबसे ज्यादा बहुमत किसको मिला है, कांग्रेस को बहुमत मिला है। और मिलना कितना चाहिए था, 34 का बहुमत चाहिए, लेकिन इनको 43 मिला है, तो ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। विरोधी दल क्या है, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सभी में से ज्यादा इसी को ही है, 16 वोटें मिली है, 16 सीट मिली है, ये वोट नहीं है। चुनाव के बाद में सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री कहलाता है। अब जो पार्टी जीत गई है वो पार्टी के सभी सदस्य मिलकर एक मीटिंग करते हैं और वो ये रेफर करते हैं कि हम सभी में से हमारा प्रधान कौन होगा।
वो अपनी तरफ से किसी एक योग्य व्यक्ति को या जो पार्टी में प्रमुख व्यक्ति है उसको क्या करती हैं, मुख्यमंत्री पद के लिए रेफर करती हैं। और सेम यही सिस्टम क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है, उसके अंदर वो सारे पार्टी के मेंबर बनकर अपना जो प्रमुख होता है उसको प्रधानमंत्री पद के लिए रेफर करती हैं। जैसा सिस्टम केंद्र के अंदर देखने को मिलता है हूबहू वैसा ही सिस्टम हमें राज्य के अंदर भी देखने को मिलता है। चुनाव के बारे में सत्ताधारी दल जैसे वो मुख्यमंत्री के लिए भेजते हैं। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का यह दायित्व होता है कि वे शासन के भिन्न-भिन्न विभाग आर्टिकल 163 जो है आर्टिकल 160 जो 3 है उसके अंदर ये बताया गया है कि भारत का एक क्या होगा मंत्री परिषद होगा जिसका हेड कौन होगा सीएम जिसका हेड होगा और इस सीएम को इलेक्टेड कौन करेगा तो गवर्नर जो है वो इस सीएम को इलेक्टेड करेगा। और सीएम का मुख्य कार्य क्या होगा तो सीएम का मुख्य कार्य इस गवर्नर की क्या है सलाह देना, उसको सलाह मशवरा करना, उसकी काम में सहायता करना, तो ये मुख्य बताया गया। आर्टिकल 164 आर्टिकल 164 आर्टिकल 164 के अंदर क्या बताया गया है अन्य जो मंत्री होते हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया। आर्टिकल जो 63 है उसमें मुख्यमंत्री का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 164 के अंदर जो अन्य मंत्रियों की अपॉइंटमेंट होती है उनका प्रावधान किया गया है। वो राज्यपाल ही उनके अपॉइंटमेंट करता है लेकिन मुख्यमंत्री से सलाह करके मुख्यमंत्री जिस व्यक्ति को कहता है कि इस मंत्री को ये मंत्रालय देना है तो वो उसी को उसी मंत्रालय की शपथ दिलवा देता है राज्यपाल उस मंत्री को। यानी कि इनडायरेक्ट वे के अंदर सारा जो सिस्टम होता है वो किसके कंट्रोल में होता है वो मुख्यमंत्री के कंट्रोल में होता है। लेकिन आगे करके होके जो काम कर रहा होता है सारे वो कौन करता है गवर्नर सारे काम कर रहा होता है। लेकिन हिस्सेदारी किसकी होती है नाम गवर्नर का होता है और हाथ पीछे किसका होता है सीएम का हाथ होता है हर एक काम के अंदर इसमें अपॉइंटमेंट करना है यानी कि किसको करना है किस मंत्री को अपॉइंटमेंट देना है किसको नहीं देना है किसको कौन सा मंत्रालय देना है ये सारे काम मुख्यमंत्री की होते हैं। लेकिन उनको अगर हम देखें कि औपचारिकता कौन देता है तो गवर्नर देता है राज्य के अंदर हर एक काम को औपचारिक रूप से गवर्नर करता है और केंद्र के अंदर प्रेसिडेंट करता है सारे काम को। लेकिन केंद्र के अंदर क्या है प्रेसिडेंट के साथ साथ में वाइस प्रेसिडेंट का भी प्रावधान किया गया उपराज्यपाल उप राष्ट्रपति भी होते हैं लेकिन राज्य के अंदर सिर्फ राज्य का शासन व्यवस्था राज्यपाल संभालता है। राज्य के अंदर उपराज्यपाल जैसी हमें कोई पोस्ट देखने को नहीं मिलती है तो ये बात भी ध्यान में रखना है। उनके अलग अलग कार्यालय होती हैं। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां पर सभी विधायक चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या फिर विरोधी दल के हों भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है एक विधायक के रूप में दूसरा मंत्री के रूप में। इसके साथ ही हम आगे पढ़ेंगे विधानसभा में बहस इसके अंदर पता है क्या होगा और एक दूसरा ये भी ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को शपथ दिलवाने का काम कौन करता है तो इनको शपथ दिलवाने का काम राज्यपाल इनको शपथ दिलवाने का काम करता है। ठीक है कौन शपथ दिलवाता है राज्यपाल और अगर हम केंद्र की बात करें तो शपथ कौन दिलवाता है राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है और ये आग अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही देते हैं। अब इसमें ये विधानसभा में बहस बताएगी किसी भी विषय को लेकर बहस होती है लेकिन डिसीजन जो बाद में लिया जाता है वो बहुमत के आधार पर लिया जाता है। ये देखा जाता है एक डिसीजन के अंदर कितने सदस्य सहमत है और कितने सदस्य सहमत नहीं है यानी कि बहुमत के आधार पे क्या होता है डिसीजन लिया जाता है। ठीक है पूर्ण बहुमत के आधार पे होता है इसमें जो पढ़ने वाली चीज तो नहीं है कोई भी। आगे यहाँ पर देखो शासन की कार्य प्रणाली कि शासन की कार्यप्रणाली कैसे चलती है। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार की कार्यवाही करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबार टीवी चैनल अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातचीत करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों के द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्यवाही करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ है। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद में स्वास्थ्य मंत्री प्रेस वार्ता होती है। आगे इसके अंदर तो ये स्टोरी दे रखी है, अब इस स्टोरी का पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। इसके अंदर ये तो बता ही दिया है मैंने कि क्या विधायक और कैसे होती हैं, ठीक है?
विधायिका हमने सिस्टम देख लिया। अब ये ना इसके अंदर जितने भी ये शासन के कार्य प्रणाली है, तो इसमें ये सारी स्टोरी दे रखी है। जो ये पालमपुर गाँव है ना, इसके अंदर पानी की समस्या है, शौचालय बनवानी है, तो ये इसके अंदर सारी की सारी ही ये क्या दे रखी है इसके अंदर, ये वाली जो है ये सारी इसके अंदर कहानी दे रखी है कि ये जो पूरी स्टोरी है, अगर आपके पास में टाइम है तो आप इस स्टोरी को एक बार देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है नहीं ये स्टोरी। और अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप इस स्टोरी को स्किप कर सकते हो। इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर सीटेट एग्जाम। जो चीज़ एग्जाम में पूछी जा सकती है वो मैंने आपको बता दी है। आर्टिकल एक ये बात और ध्यान में रखना, हम बात करते हैं आर्टिकल 52 की, तो इसके अंदर किसका वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 5 के अंदर संविधान का भाग कौन सा है, तो ये भाग होगा हमारा भाग 5 के अंदर वर्णन किया गया है इसका। दूसरा मैं आपको बताऊं आर्टिकल क्या है इसके अंदर, 152 और इसके अंदर वर्णन किया गया गवर्नर का। ये भाग कौन सा है, तो संविधान का भाग 6 है, जिसके अंदर ये वर्णन किया गया राज्यपाल की पोस्ट का। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा ध्यान से रखना। जो आर्टिकल मेन है राज्य विधायिका के, जो आज आर्टिकल है राज्य विधानमंडल के, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। और जो केंद्र के अंदर जो शासन व्यवस्था के जो भी आर्टिकल होते हैं वो भी मैंने मेन आर्टिकल बता दिए हैं आपको। ठीक है, और हाँ एक बात ये तो हो गया, एक इसके अंदर ये बात और ध्यान में रखना कि जैसे हमने मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का देख लिया, मुख्यमंत्री के बारे में देख लिया, एक प्रधानमंत्री, जब हम प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं पीएम के बारे में, तो ये हमारा आर्टिकल है 74, आर्टिकल 74 के अंदर वर्णन किया गया है। 73 और आर्टिकल क्या है 74, आर्टिकल 73 और 74 के अंदर वर्णन किया गया है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, जिसका मुख्य कार्य क्या होगा कि राष्ट्रपति को सलाह देना उसका मुख्य कार्य होगा। और इसके अंदर वर्णन किया गया केंद्र के अंदर जो अन्य मंत्रियों को अपॉइंट किया जाता है उनका वर्णन इस आर्टिकल में, आर्टिकल 74 के अंदर वर्णन किया गया है। आर्टिकल 78 के अकॉर्डिंग जो राष्ट्र प्रधानमंत्री है वो अपनी हर एक काम की रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और आर्टिकल जो है इसके अंदर है, और जो राज्यपाल होता है राज्य के अंदर, वो अपने राज्य के अंदर प्रत्येक 15 दिन के बाद में अपने कार्य की जो ओवरऑल रिपोर्ट है उसके राज्य के अंदर क्या काम कैसे हुआ है, प्रत्येक 15 दिन के बाद की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। हर 15 दिन के बाद में राज्यपाल को राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना आवश्यक होता है। और जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपने कार्य की रिपोर्ट देता है वो पर डे की रिपोर्ट देता है। राज्यपाल 15 दिन की रिपोर्ट देता है और राष्ट्रपति के द्वारा पर डे की रिपोर्ट दी जाती है, यानी कि पूरे दिन में प्रधानमंत्री के द्वारा क्या काम किया गया है उसी शाम को वो रिपोर्ट रेफर करता है राष्ट्रपति को। ठीक है, ये एक थोड़ा डिफरेंशिएट होता है दोनों के अंदर, तो अलग अलग चीजों को अलग अलग देखना। ओके, ये हमारा जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर जो भी स्टार्टिंग के अंदर ही है जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी, बाकी तो ये सारी ना इसके अंदर स्टोरी दे रखी है ये पालमपुर गांव की। अगर आप फ्री हो, आपके पास में टाइम है तो आप उसको पढ़ सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। और अगर आपके पास में टाइम नहीं है, अभी एग्जाम इतना पास है, तो ये हमारे लिए स्टोरी करना भी कोई जरूरी नहीं है। ओके, थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।